नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के गलियारों में शॉकवेव्स फैला दिए। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के एस जयशंकर लंदन गए थे एक बातचीत के सिलसिले से, तो वहां पर जब वो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करके बाहर आ रहे थे तो इनके एनवॉय पे अटैक किया गया। अब वो अटैक इनके ऊपर हुआ नहीं, लेकिन ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी था जरूर। अब ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की वजह से डिप्लोमेटिक लेवल पर सिक्योरिटी कितनी ज्यादा खराब है यूके के अंदर, इसके ऊपर हमें बात आज हम इस सेशन में करेंगे। आज हम इस सेशन में ये जानेंगे कि सिर्फ ईएएम एस जयशंकर के ऊपर ही हमला नहीं हुआ है, इसके पहले भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐसे हमले हुए हैं। लंदन जैसा हम पिक्चरों के अंदर देखते हैं कि इतना अच्छा है, यहाँ पर डिप्लोमेसी का इतना नारा है, डिप्लोमेसी को इतना अच्छे से रखा जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं साथियों, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बड़ा प्रतीक, एक झंडा लेके घूमते हैं, इन्हीं देशों में एंटी इंडियन एलिमेंट्स को पनाह दी जाती है। अब यहां पर मैं कोई स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इशू है। जैसे इंडिया के खिलाफ काम करने वाले जो भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कनाडा के अंदर निवास करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर निवास करते हैं, और यही लोग जब भी डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई भी बड़े अधिकारी इंडिया के बाहर जाते हैं वहां पर कुछ भी विचार परामर्श करने के लिए, तो उन जगहों पे प्रोटेस्ट की जाती है। अब प्रोटेस्ट हो ना, शांति से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट हिंसक हो सकता है तब वहां से दिक्कत आ जाती है, और फिर वो होस्ट कंट्री की एक सबसे बड़ी लैप्स होता है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि ये जो घटना हुई ईएएम जयशंकर के ऊपर जो हमला हुआ, इसके अंदर क्या हुआ कि वो जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर थे वो आए, जैसे ही एस जयशंकर साहब गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, वो गाड़ी में बैठने ही वाले थे, वैसे ही वो व्यक्ति सामने से आ गए और उन्होंने खालिस्तानी फ्लैग दिखाया, और फिर उसके बाद जो गाड़ी के ऊपर झंडा था, उसको इंडियन फ्लैग था, उसको तोड़ दिया और उसको फाड़ दिया उधर ही। वैसे तो ब्रिटिश जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस थी, उन्होंने उस व्यक्ति को बगल में लेके गए और उन्हें शांत करवाने की कोशिश करी, ऐसा हुआ। हाँ, मान रहे हैं कि हमला नहीं हुआ एस जयशंकर पे, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स तो था। वो व्यक्ति वहां पे सामने कैसे आ गया? अब मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के पास कुछ हथियार होता तो क्या होता, या कुछ और होता, नाइफ वगैरह होता तो क्या होता? तो ऐसे मसलों में यूनाइटेड किंगडम बोलता है कि वो अपने लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, बट जब वो प्रोटेस्ट वायलेंट इंसिडेंट में तब्दील हो जाए, किसे क्या पता। अब यहां पर सवाल यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्या यहां पे, कि इन लोगों ने, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहां पर क्या किया? जब उन्हें पता था कि ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं तो उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया, और ऐसे सस्पेक्ट्स को क्यों उन्होंने हिरासत में नहीं लिया? सो दैट इज अनदर बिगर क्वेश्चन जब हम इस पूरे मसले के ऊपर बात करते हैं तो। ये जो घटना हुई, इसकी वजह से बहुत अलग अलग सवाल रेज करते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के रिलेशंस के ऊपर क्या होगा। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर जो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक पर्टिकुलर नॉर्मल प्रोटेस्ट इतना एस्केलेट कैसे हो जाता है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कौन पता करेगा। इसके अलावा क्या यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिर्फ यही एक घटना हुई है क्या जहां पर डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी फेल हुआ है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम फेल हुआ है इंडियन डिप्लोमेट्स को सुरक्षा देने में? नहीं, ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी अतीत में हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मार्च 2023 के अंदर क्या किया गया कि इंडियन हाई कमीशन जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, खालिस्तानी लोगों ने वहां जाके भारत के झंडे को नीचे उतार के अपने झंडे को वहां पर लगाया। ये फेलियर किसका था? इट वॉज द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज। अब इसकी वजह से हमें तो गुस्सा आएगा ही ना, तो हमें जब गुस्सा आया तो हमने क्या कर दिया, हमने भी ब्रिटिश हाई कमीशन के जो सिक्योरिटी है उसको कम कर दी। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने भी प्रोटेस्ट किया इंडिया के अंदर, लेकिन हमारे लोग कभी अंदर गए ही नहीं। सो व्हाट इज द मिसनोमर, या व्हाट इज द इशू विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज, कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमें इंडिया के साथ जब रिलेशन बनाना है तो हम एंटी इंडियन एलिमेंट्स को क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों हम उसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट कीजिए, बट नॉट इन अ वायलेंट मैनर, जहां पर एक कंट्री का डिसरिस्पेक्ट हो।
सो दैट इज वन एस्पेक्ट। बट सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई, उसी साल सितंबर के महीने में जो इंडिया के यूनाइटेड किंगडम के अंदर कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर थे, दैट इज विक्रम दोरई स्वामी, जब वो स्कॉटलैंड के अंदर गए और वहां पर जब वो गुरुद्वारे के अंदर जा रहे थे तो वहां पर क्या किया गया कि यही खालिस्तानी आउटफिट ने उन्हें वहीं से पीछे फेंक दिया, पीछे धकेल दिया कि भाई तुम्हें अलाउड नहीं गुरुद्वारे के अंदर। हाउ कैन समवन बी स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग इनटू द गुरुद्वारा, जो कि इतना पाक जगह है। और इसकी निंदा सिख लोगों ने स्वयं की, इंडिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के अंदर यूनाइटेड किंगडम के सिख लोगों ने इस घटना की निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो दिस इज अनदर इंसिडेंट। और ये चीज हमें इस बारे में एक एहसास दिलाती है कि क्या डिप्लोमेटिक लेवल पे जो भी होस्ट कंट्री होता है, क्या वो सुरक्षा देने में फेल हो रहा है? क्या क्या यूनाइटेड किंगडम फेल हुआ यहाँ पे? इन सब घटनाओं से हमें पता चल रहा है। तो हाँ, फेल हुआ है। तो अब फेल हुआ है तो क्या यूनाइटेड किंगडम ने इंटरनेशनल लेवल पे जो वियना कन्वेंशन है, क्या उसे वायलेट किया? क्या इसने? हाँ, किया। क्योंकि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 ये बोलता है कि जो भी होस्ट कंट्री होगा, उस होस्ट कंट्री को जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं, उनका रहने का, उनका सुरक्षा का और हाई कमीशन जो है उस पूरे एरिया का सुरक्षा होस्ट कंट्री को करना पड़ेगा। अगर वहां पर गलती से कोई एंट्री कर भी लेता है तो उसकी भी सुरक्षा होस्ट कंट्री ही करेगा और उसका लायबल जिम्मेदार होस्ट कंट्री ही होगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 भी इसी सिलसिले में बात करता है। ऑल्दो कोई वायलेंस नहीं हुआ इस घटना में या इन सारे घटनाओं में, लेकिन एंट्री तो हुआ ना, इंडियन हाई कमीशन के अंदर खालिस्तानी लोग घुसे ना, सो दैट वाज अनदर इशू। तो यहां पर सीधा सीधा फेलियर हुआ है इस पर्टिकुलर चीज का। सो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि जो यूनाइटेड किंगडम इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, राइट टू प्रोटेस्ट की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात करता है, एक प्रतीक बनता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज जो इतना प्रतीक बनते हैं, तो अब यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ये जो लोग थे, ये प्रोटेस्ट कैसे इतना ज्यादा वायलेंट हो सकता है। तो यहां पर इनका लैप्स था और इनको विजिलेंट और ज्यादा होना पड़ेगा, ऐसा इंडियंस का कहना है। इसके अलावा जैसे ये घटना हुई वैसे ही ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश एमपी थे एक बॉब, मिस्टर बॉब ब्लैकमैन, इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने भी इस घटना की बहुत ज्यादा निंदा की और ब्रिटिश जो अथॉरिटीज थे वो भी डैमेज कंट्रोल के ऊपर आ गए। उन्होंने बोला ऐसी घटनाओं को हम सपोर्ट नहीं करते एंड दिस इज अ वेरी बैड इंसिडेंट। और इंडियन तरफ से भी स्पोक्स पर्सन दैट इज मिस्टर रणधीर ने यूनाइटेड किंगडम को बहुत ज्यादा एक्सटर्न मेजर में कहा कि भाई तुम लोग जो थे वो गलत थे, यू हैव लैप्स्ड इन योर सिक्योरिटी। एंड इसी वजह से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम के हाई कमिश्नर को डिमार्शे दिया है, मतलब उन्हें स्टर्न वर्ड्स में बोला है कि भाई इस चीज को सुलझाओ, वहां पे आप सेपरेटिस्ट एंटी इंडियन मूवमेंट्स को आप सपोर्ट ना करें। और ऐसा ही घटना एक और सबसे विश्वसनीय वर्ल्ड लेवल पे घटना होता है, दैट इज जब ईरान के अंदर जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी लोगों ने जब वो रेवोल्यूशन हुआ था तो 400 से भी ज्यादा दिनों के लिए यूएस डिप्लोमेट्स को यूएस एम्बेसी के अंदर होल्ड करके रखा गया था। तो वैसे ही घटना क्या इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ ऐसे देशों में, वही वेस्टर्न कंट्रीज में होने की संभावनाएं हैं क्या? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन, क्योंकि ये लोग वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग इंडिया के खिलाफ है। नाउ आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर सेगमेंट, लेकिन मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कुछ चीजें निगोशिएशंस और बातचीत से होनी चाहिए, क्योंकि एनी सिंगल पीस ऑफ लिटिल बिट ऑफ वायलेंस कैन एस्केलेट द इशू इनटू अ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर। तो यहां पर इस घटना से हम अभी आगे देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया और यूके का जियोपॉलिटिकल रिलेशन अब कैसा रहता है। आज के सेशन में हमने यही जाना कि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी के ऊपर कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई and what is the convention that protects diplomatic security. So for this session only this much. Thank you everybody for watching.